आप सबको खुशामदीद कहती हूँ हमारे चैनल डिजिटल केमिस्ट्री पर। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? चलिए डेफिनेशन को देखते हैं। स्पॉन्टेनियस escape of the high energy molecules from the liquid surface into vapor state is called evaporation। याद रखिए कि जब कभी लिक्विड की सरफेस से हाई एनर्जी मॉलिक्यूल स्केप करते हैं और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को एवेपोरेशन कहा जाता है। एवेपोरेशन का प्रोसेस जो होता है तमाम टेम्परेचर पर पॉसिबल है, लेकिन वो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा और बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। मींस फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान तमाम टेम्परेचर पर एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो पॉसिबल है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एवेपोरेशन। यहाँ हम बात करेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं जो कि रेट ऑफ एवेपोरेशन पर असरअंदाज होते हैं। फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद रखें कि जब कभी मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो यहाँ पर हमारे पास रेट ऑफ एवेपोरेशन जो होगा वो कम होगा, और जब कभी मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो इस केस में रेट ऑफ एवेपोरेशन हाई होगा। इससे हमें मालूम होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एवेपोरेशन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है या स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर हमारे पास एवेपोरेशन का जो रेट है वो कम है, और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि देखिए रेड एरो से डिनोट किया है, तो यहाँ पर हमारे पास जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो इंक्रीज हो गया है जैसे कि ईथर में है। ठीक है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बेहतर तौर पर समझने के लिए यहाँ पर एग्जांपल ली है। फर्स्ट है हमारे पास वाटर जो कि मैंने एक ग्लास में रखा हुआ है। सेकंड है ईथर, इसे भी आप एक सेम ग्लास में डाल दें। क्या देखेंगे, वाटर को भी हमने रखा, ईथर को भी रखा। एक घंटे बाद हमने देखना है कि वाटर इवेपोरेट ज़्यादा हुआ या ईथर ज़्यादा इवेपोरेट हुआ। आप देखेंगे कि वाटर जो होगा उसका रेट ऑफ एवेपोरेशन बहुत ज़्यादा कम होगा, बहुत ज़्यादा निग्लिजिबल अमाउंट में यहाँ पर ग्लास से वाटर इवेपोरेट हुआ होगा। जबकि दूसरी तरफ जो ग्लास में हमने ईथर डाला है तो वो ये हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद वो ईथर गायब होगा। ईथर की एग्जांपल आप अपनी डेली लाइफ से नेल पॉलिश रिमूवर जो कि हर घर में मौजूद होता है, आप वो इस ग्लास में डाल दें। आप देखेंगे कि जब एक घंटा गुजरेगा तो ऑलमोस्ट वो सारा का सारा ईथर जो होगा या आपके पास जो नेल पॉलिश रिमूवर होगा वो इवेपोरेट हो गया होगा। ठीक है, ऐसा क्यों है? दर हकीकत जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू ईथर। यही वजह है कि यहाँ पर वाटर में रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो कम है एज कंपेयर टू ईथर। जबकि ईथर में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हाई है। यही वजह है कि हम ईथर जो है ये वोलेटाइल होता है नेचर में, मीन्स ये इजीली उड़ जाता है, जबकि वाटर जो है वो नॉन वोलेटाइल है, वो उड़ता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये मालूम हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इवेपोरेशन जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन को वो है टेम्परेचर। याद रखें कि टेम्परेचर और रेट ऑफ इवेपोरेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब कभी टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिक्रीज होगा। जब कभी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। चलें इसे बेहतर तौर पर जानते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है। दर हकीकत जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सरफेस में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो इजीली इंक्रीज हो जाती है, और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी सरफेस के मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होती है जल्दी जल्दी से तो वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना तेज़ी से शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को चांस मिलता है कि वो सरफेस पे आए और लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएं।
इसी वजह से जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी तेज़ी से इंक्रीज होती है और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को चांस मिलता है कि वो सरफेस पे आए और इजीली वो इवेपोरेट होते जाएं। ठीक है, जबकि जब टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पर मॉलिक्यूल्स की जो है सरफेस के उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है और उन्हें टाइम लगता है कि वो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएं और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएं। यही वजह है कि टेम्परेचर के डिक्रीज होने के साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिक्रीज होता है। थर्ड फैक्टर जो कि इफ़ेक्ट करता है रेट ऑफ एवेपोरेशन को वो है सरफेस एरिया। याद रखें कि सरफेस एरिया और रेट ऑफ एवेपोरेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस जब कभी सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पर रेट ऑफ एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा और जब कभी सरफेस एरिया कम होगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी कम होगा। चलें इसी को जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। एक तरफ आप एक ग्लास में पानी ले लें और दूसरी तरफ इस ग्लास जितना पानी आप ज़मीन पर डाल दें। क्या देखते हैं कि कौन सा पानी ज़्यादा जल्दी या तेज़ी से इवेपोरेट करता है। 1 घंटा हमने पानी को छोड़ दिया, ग्लास में भी और ज़मीन पर भी। घंटे बाद हम देखते हैं कि ग्लास का पानी जो है बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में कम हुआ है, जबकि दूसरी तरफ जो पानी हमने फर्श पर डाला था वो ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। वजह क्या है? दर हकीकत ग्लास का सरफेस एरिया बहुत कम था, जिसकी वजह से बहुत कम मॉलिक्यूल्स को चांस मिला कि वो सरफेस पर आएं और अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करके लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएं। यही वजह है कि ग्लास में सरफेस एरिया कम होने की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत कम था। दूसरी तरफ जो हमने फर्श पर पानी डाला वहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा चांस मिला कि वो सरफेस पर आएँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे पास सरफेस एरिया जो है हमारे फ्लोर का काफ़ी ज़्यादा था और ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ने अपनी सरफेस पर आने के बाद काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ किया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गए। यही वजह है कि फ्लोर पर सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन काफ़ी फास्ट है एज़ कंपेयर टू रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन ग्लास। फोर्थ फैक्टर जो कि इफ़ेक्ट करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन को वो है विंड। मीन्स जितनी तेज़ हवा चल रही होगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी होगा। इससे हमें ये मालूम होता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन और विंड स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स जब कभी विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होगा और जब कभी विंड की स्पीड कम होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। ऐसा क्यों है? इसे जानने के लिए हम अपनी डेली लाइफ से एग्जाम्पल लेते हैं। जब कभी हवा चल रही हो और आपने अपने धुले हुए कपड़े बाहर फैलाए होंगे तो आप ये एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके कपड़े बहुत इजीली ड्राई हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? दर हकीकत जब हवा चलती है तो कपड़ों पर मौजूद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेस पे वो ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेटिंग मॉलिक्यूल्स को ये विंड अपने साथ लेकर जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को चांस मिलता है कि वो सरफेस पर आएँ और इवेपोरेट हो जाएं। ठीक है, यही वजह है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विंड स्पीड के। फिफ्थ फैक्टर जो कि इफ़ेक्ट करता है रेट ऑफ एवेपोरेशन को वो है ह्यूमिडिटी। मींस हवा में हमारे पास वाटर वेपर्स की अमाउंट क्या है। ठीक है, याद रखें कि अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी और रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। मींस जब कभी हमारे पास ह्यूमिडिटी जो है ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ एवेपोरेशन उस कंडीशन में कम होगा और जब कभी हमारे पास ह्यूमिडिटी कम होगी मींस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कम होंगे तो यहाँ पर रेट ऑफ एवेपोरेशन हाई होगा। इसी को बेहतर तौर पर समझने के लिए आप अपनी डेली लाइफ से एक्सपीरियंस किया होगा कि एयर कूलर जो आप गर्मियों में यूज़ करते हैं, ठीक है, हम कूलिंग इफ़ेक्ट के लिए एयर कूलर्स यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पर आपने एक बात नोट की होगी कि जब कभी मई या जून का मंथ होता है तो ये एयर कूलर्स जो हैं बहुत अच्छे तरीके से कूलिंग इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही अगस्त या सितंबर का मंथ आता है तो ये एयर कूलर्स जो हैं कूलिंग इफ़ेक्ट देने की बजाय सफोकेशन या घुटन जैसा माहौल क्रिएट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? दर हकीकत जब कभी ये अगस्त या सितंबर का मंथ आता है तो उसमें हवा में वाटर वेपर्स की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो जाने की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। यही वजह है कि अगस्त और सितंबर के मंथ में हमारे पास एयर कूलर जो है काम करना छोड़ देता है और घुटन सी हमें महसूस होने लगती है।